गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे पद परिचय का पार्ट 3। बहुत बड़ा चैप्टर है, तो इसके पहले मैंने 2 पार्ट आप लोग को करा दिए। ठीक है, दोनों पार्ट में दो दो ग्रामर की चीज़ों को हमने लिया। हमने कारक कर लिया, संज्ञा कर लिया, वचन कर लिया और लिंग कर लिया। अब हम करेंगे सर्वनाम। तो सर्वनाम किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। तो सर्वनाम की आवश्यकता क्यों पड़ती है, पहले हम ये जान लेते हैं। संज्ञा यानी किसी का नाम, ये बताया था हम लोगों ने। ये जान रहे हैं कि संज्ञा यानी किसी का नाम। तो जो शब्द पुनरुक्ति यानी दोहराना दोष को हटाने के लिए किसी संज्ञा के बदले प्रयुक्त होकर उसके अर्थ को प्रकट करते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम बार बार कहें कि राम ने खाना खाया, राम अभी सो गया, राम शाम को उठेगा, राम खेलने जाएगा, राम खेल कर आएगा, तो राम फिर बैठ के पढ़ेगा। तो हर सेंटेंस में आप देख रहे हो राम 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 कहा। तो उसकी जगह हम ऐसा कर दें कि राम अभी खाना खाएगा, खा के वो सोएगा, सो के वो उठेगा तो खेलने जाएगा, खेल के जब वो आएगा तो पढ़ाई करेगा। तो हम राम की जगह वो वे करके हम उस वाक्य को और सुंदर बना के प्रस्तुत कर सकते हैं। तो जो दोहराना, एक ही वर्ड को बार बार दोहराने की जो प्रक्रिया है उसको हटाने का काम क्या करता है? सर्वनाम कहता है। यानी कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का प्रयोग किसी संज्ञा का प्रयोग करने के बाद ही किया जाता है। इसके प्रयोग से एक ही संज्ञा के बार बार प्रयोग से होने वाली अशुद्धियां दूर होती हैं। भाषा पुनरुक्ति के दोष से मुक्त होती है। भाषा पुनरुक्ति दोष से मुक्त होती है। बार बार जो पुनरुक्ति की जाती है उसके दोष से वो मुक्त होती है। अब हम देखते हैं सर्वनाम के कितने भेद हैं। तो सर्वनाम के 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम जिसमें कि 3 पार्ट आएंगे। ठीक है, सर्वनाम के 3 वो भेद हैं। पहला क्या है? ये सर्वनाम पहले समझ लो, ये सर्वनाम व्यक्तियों यानी स्त्री पुरुष के नाम के स्थान पर आते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में कौन सा आता है कि उत्तम पुरुष में जिनका प्रयोग वक्ता या लेखक अपने लिए करता है, जैसे मैं, हम, यानी जो बोलने वाला है, वक्ता यानी बोलने वाला है, और लेखक यानी लिखने वाला है, जो अपने लिए प्रयोग करता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। मध्यम पुरुष जिसका प्रयोग श्रोता यानी पाठक के लिए किया जाता है। एक तो बोलने वाला होता है, दूसरा सुनने वाला होता है और तीसरा कौन होता है? अन्य पुरुष। एक मैंने जो बात कही, दूसरी आपने सुनी। अगर मैंने किसी तीसरे आदमी के बारे में बात कही तो जिसको थर्ड पर्सन कहते हैं वो होता है अन्य पुरुष। वक्ता, लेखक या श्रोता पाठक से भिन्न संदर्भित व्यक्ति के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें अन्य पुरुष सर्वनाम कहते हैं। तो मध्यम पुरुष में तू, तुम, आप आ जाता है। उत्तम पुरुष में मैं, हम आता है। और अन्य पुरुष में वह, यह, आप आता है। ठीक है। अब निश्चयवाचक सर्वनाम, पहला था पुरुषवाचक, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक में निकटवर्ती या दूरवर्ती वस्तुओं, प्राणियों या घटनाओं का निश्चयात्मक बोध कराने वाले सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निकटवर्ती के लिए यह, दूरवर्ती के लिए वह, यानी जो चीजें पास में है उसके लिए हम यह का प्रयोग करते हैं, जो दूर है उसके लिए वह का प्रयोग करते हैं। एक आम नीचे गिरा है उसे उठा लो, और शीला की कलम यह रही। ये किसकी पुस्तक है? यह वह का प्रयोग जब सचेतन प्राणीवाचक संज्ञा के लिए होता है तो वहाँ पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। अप्राणीवाचक के लिए होने पर निश्चयवाचक होता है। यानी जो प्राणी, जीवित चीजें नहीं है उनके लिए प्रयोग होता है तो यह निश्चयवाचक होता है। निश्चयवाचक और उसके बाद अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक की निश्चित का विपरीतार्थक है, यानी उसका अपोजिट है, उल्टा है, अनिश्चय। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित प्राणी, वस्तु आदि का बोध ना हो, किसी निश्चित प्राणी, वस्तु आदि का बोध ना हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे लगता है हमारी बातें कोई सुन रहा है, यानी पक्का नहीं है कौन सुन रहा है। अगर हम बोलते हैं कि हमारी बातें यह सुन रहा है तो निश्चित है कि हमने किसी एक आदमी की ओर इंगित किया।
और हमारी बातें कोई सुन रहा है, यानी कंफर्म नहीं है कौन सुन रहा है, तो वहां क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। मंदिर में दर्शन करने कोई भी जा सकता है, यानी किसी के लिए पर्टिकुलर किसी आदमी की ओर इशारा नहीं किया गया है, कोई भी जा सकता है। लगता है दाल में कुछ काला है, पता नहीं है क्या काला है, कितना काला है। दूध में कुछ गिर गया, ये नहीं पता है क्या गिर गया। दूध में मक्खी गिर गई, एग्जैक्ट पता है कि दूध में कुछ गिरा, मक्खी गिर गई, और दूध में कुछ गिर गया तो उसे मत पियो। यानी कुछ जो वर्ड है यहाँ, कोई, कोई, कुछ, कुछ जो वर्ड हो रहा है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक जहाँ हम प्रश्न पूछेंगे, जिस सर्वनाम में किसी व्यक्ति, वस्तु आदि के बारे में प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम दो प्रकार के होते हैं, प्राणी के लिए कौन और वस्तु या घटना के लिए क्या। जाकर देखो दरवाजे पर कौन खड़ा है, क्वेश्चन किया गया, जाकर देखो दरवाजे पर कौन खड़ा है। शादी में कौन कौन गए थे, लोगों के बारे में पूछा जा रहा है, प्राणी। दिल्ली से मेरे लिए क्या लाए हैं। अब दिल्ली प्राणीवाचक तो नहीं है, मतलब उसके अंदर जान तो नहीं है। दिल्ली से मेरे लिए क्या लाए हैं। आप क्या पिएंगे, ठीक है, आप क्या पिएंगे। तो क्या, कौन, कैसे जब हो तो क्या है, प्रश्नवाचक। कौन सा का प्रयोग अप्राणियों के लिए भी होता है, जैसे आप कौन सा कमरा लेना चाहेंगे। उसने क्या बोला, अप्राणियों के लिए भी होता है, जैसे आप कौन सा कमरा लेना चाहेंगे। कमरा क्या है, अप्राणी, मतलब उसके अंदर चेतना नहीं है। अब संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम किसी वाक्य के भीतर दो परस्पर संबंध उपवाक्यों में संबंध स्थापित करता है। संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम किसी वाक्य के भीतर दो परस्पर संबद्ध उपवाक्यों में संबंध स्थापित करता है। जैसे जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा। जो और वह, बताया जा रहा है कि जो परिश्रम करेगा, जो यानी परिश्रम करने वाले की ओर इशारा किया गया, वह सफल होगा, यानी जो सफल होगा जो परिश्रम करेगा। दोनों के बीच में संबंध स्थापित हो गया। वे महान है जो देश के लिए त्याग करते हैं। जिसे आपने बुलाया था वह आ पहुंचा है, जो करेगा सो भरेगा। तो जो, सो, जिसे, वह, वे, जो, ये सब क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम यानी जिसमें हम अपने लिए कोई चीज प्रयोग करते हैं। इस सर्वनाम का प्रयोग स्वयं अपने लिए होता है। वस्तुतः इस सर्वनाम का प्रयोग पुरुषवाचक सर्वनाम पर अधिक बल देने के लिए होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम पे अधिक बल देने के लिए क्या प्रयुक्त होता है, निजवाचक सर्वनाम। मैं अपने काम आप ही कर सकता हूं। मैं क्या हो गया, पुरुषवाचक सर्वनाम। तो उसमें भी वो कह रहा है मैं अपने काम आप ही कर सकता हूं, यानी अपने आप ही कर सकता हूं। क्या आप अपने आप कुछ नहीं कर सकते, आप अपने आप कुछ नहीं कर सकते। उसे बुलाया नहीं गया था, आप ही चला आया। तो यहाँ आप, अपने आप और आप, ये क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम के बारे में कुछ और बातें हैं वो जान लेते हैं। सर्वनाम लिंग के अनुसार नहीं बदलते। सर्वनाम का लिंग वाक्य की क्रिया से पहचाना जाता है। जैसे वह पढ़ रहा है तो पुल्लिंग, और वह पढ़ रही है तो स्त्रीलिंग। तो किससे जाना जाता है, वाक्य की क्रिया से। पढ़ रहा है और पढ़ रही है, तो वह दोनों जगह एक ही आया है, दोनों सर्वनाम है। परंतु कैसे पता चला कि ये वह पुल्लिंग है और यह वह स्त्रीलिंग है। तो एक जगह पढ़ रहा है तो वो पुल्लिंग है वह, और एक जगह पढ़ रही है तो वो स्त्रीलिंग है। यानी कि वाक्य की क्रिया से उसका लिंग पहचाना जाता है। केवल संबंध कारक में सभी सर्वनामों के रूप लिंग के अनुसार होते हैं। तुम्हारा घर, तुम्हारी माँ, तुम्हारे पिता, ठीक है। तो जो संबंधवाचक कारक होता है, संबंध कारक में सभी सर्वनामों के रूप लिंग के अनुसार होते हैं। आप सर्वनाम को छोड़कर सभी सर्वनाम के कर्म कारक में दो रूप होते हैं। जो आप सर्वनाम है उसको छोड़ के सभी सर्वनाम में कर्म कारक में दो रूप होते हैं। जैसे मुझको और मुझे, हमको हमें, इसको इसे, किसको किसे, तुझको तुझे, उसको उसे, जिनको जिसे,
किनको किन्हें, तुमको तुम्हें, उनको उन्हें, जिनको जिन्हें, इनको इन्हें। ठीक है, मेरे को तेरे को, हमारे को तथा अपना अपनू प्रयोग अशिष्ट और अशुद्ध है। जो आप लोग बोलचाल में बोलते हो मेरे को देना ना, तेरे को पता नहीं चलता है, तो ये सब क्या है? यह प्रयोग अशिष्ट और अशुद्ध है। आदर के लिए सर्वनाम में भी बहुवचन का प्रयोग होता है। जैसे प्रेमचंद को कौन नहीं जानता, वे महान लेखक थे। तो प्रेमचंद को कौन नहीं जानता, वह महान लेखक थे नहीं कहेंगे, वे महान लेखक थे। तो आदर के लिए सर्वनाम में बहुवचन का प्रयोग होता है। वे का क्या, वह का वे, वह एक वचन और वे बहुवचन होता है। यहाँ प्रेमचंद अकेले हैं तो यहाँ उनके लिए आप बोलो तो वह आ सकता है, परंतु हम उनका आदर कर रहे हैं तो वहां पे क्या होगा? वे महान लेखक हैं। ठीक है, सर्वनामों के संबोधन रूप नहीं होते हैं। अब इसका एक्सरसाइज आपको करने का है। अब दूसरे टॉपिक पे हम पहुंचते हैं, विशेषण। अब सिंपल तरीके से जान लो, जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं। जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। पहले पिछली कक्षाओं में भी मैंने आपको पढ़ाया है। अगर मैं कहूँ कि यह फूल सुंदर है तो फूल की विशेषता क्या हो गई? सुंदर। तो सुंदर उसका विशेषण हो गया। ठीक है, अब यहाँ विशेषण विशेष से संबंध होता है। विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताते हैं उसे हम विशेष से कहते हैं। विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताते हैं, मैंने एग्जाम्पल लिया, यह फूल सुंदर है, तो सुंदर किसकी विशेषता बता रहा है? फूल की। तो फूल क्या हो गया? विशेष। और सुंदर क्या हो गया? विशेषण हो गया। जैसे सफेद दीवार, नया पंखा आदि उदाहरण है। समझ में आया? अब विशेषण के भेद देखते हैं। विशेषण के भेद हैं गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक विशेषण। 4 प्रकार के: गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक में हम सारी विशेषता बताते हैं। गुण, स्वभाव, दशा, रूप, रंग, आकार आदि के बारे में हम बात करते हैं। यह लड़का लंबा है, यह गोरा है, यह काला है, यह भोला है, उसके स्वभाव की बात कर सकते हैं। दशा की, पूर्वी, उत्तरी, पश्चिमी, दक्षिणी, स्वाद की, स्पर्श, अवस्था, रूप, रंग, आकार, स्थान, काल। ठीक है, भीतर बाहर, ये सब की भी हम बात कर सकते हैं। तो गुणवाचक विशेषण में सारे जो क्वालिटी होती हैं, विशेषताएं होती हैं, वो आ जाती हैं। परिमाणवाचक विशेषण में परिमाण में आता है माप तौल। विशेष की परिमाण यानी मात्रा संबंधी विशेषताओं का बोध कराने वाले विशेषण को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा सा, मुट्ठी भर, 1 मीटर, बहुत। तो ये सब क्या है? एग्जैक्ट नाप तोल नहीं है, जिसमें कि एग्जैक्ट फिगर नहीं दिया गया, माप तोल। उसमें क्या, थोड़ा सा पानी देना, थोड़ा सा नमक दो या मुट्ठी भर नमक दो, 1 मीटर कपड़ा दे दो, बहुत फल दो, यानी जिसको हम मापते हैं यानी नापते हैं और तोलते हैं, ऐसे शब्द जो हैं वो परिमाणवाचक विशेषण में आते हैं। मुझे 1 लीटर दूध दो, दूध को हम लीटर से नापते हैं। 2.5 मीटर कपड़ा दो, कपड़े को हम मीटर से नापते हैं। ठीक है, इसमें क्या है? परिमाणवाचक में भी 2 प्रकार है, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। मुझे 1 लीटर दूध चाहिए और 2.5 मीटर कपड़ा चाहिए, यानी एग्जैक्ट फिगर कोई दिया गया है, तो ये निश्चित परिमाणवाचक। अनिश्चित परिमाणवाचक में जिसमें एग्जैक्ट संख्या नहीं दी जाएगी। ज़्यादा मिठाई खाने से दांत खराब हो जाता है, ज़्यादा कह दिया। मुझे ढेर सारा काम है, या मुझे थोड़ा नमक दे दो, मुझे थोड़ा पानी दो। तो ये थोड़ा, कम, ज़्यादा क्या है? अनिश्चय परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। अब संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक में संख्याएं बताई जाएंगी, विशेष की संख्या संबंधित विशेषता का बोध कराते हैं। जैसे 4 कबूतर 4 रंग के हैं, पांडव 5 थे और कौरव 100 संख्या बता रहे हैं। तो संख्यावाचक विशेषण में भी 2 प्रकार होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। जिन विशेषणों से विशेष की निश्चित संख्या की सूचना मिलती है, जैसे 3 चोर, 1 किताब, 2 कमीज, 4 भाई, 250 रुपया, पहला स्थान, 4 लाभ। तो ये क्या हो गया? निश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित संख्यावाचक में क्या है?
जिन विशेषणों से विशेष की अनिश्चित संख्या का बोध होता है, जैसे बहुत, कुछ, कई, काफी, पर्याप्त। 3 पेंसिल ले आओ, ठीक है, 3 पेंसिल ले आओ संख्यावाचक, 3 किलो आटा ले आओ परिमाणवाचक। समझ में आ रहा है? संख्या जिसको हम 1 2 3 4 काउंट करें, और परिमाणवाचक जिसका माप तोल हो। तो 3 किलो आटा लाओ, तो आटा हम किलोग्राम में तोलते हैं, माप तोल, तो वो परिमाणवाचक। संख्यावाचक और परिमाणवाचक विशेषणों में यह अंतर है कि यदि संज्ञा गणनीय हो यानी गिनी जा सके तो संख्यावाचक विशेषण, और अगणनीय हो तो परिमाणवाचक। जैसे, ठीक है, कुछ पुस्तकें मेज पर हैं, संख्यावाचक। कुछ, थोड़ा दूध चाहिए, परिमाणवाचक। यानी पुस्तकों को हम 1 2 3 4 करके गिन सकते हैं, दूध के अंदर उंगली डाल के हम गिन नहीं सकते, उसको मापते या तोलते हैं। सिंपल वे में याद रखो कि जिन चीज़ों को हम मापते और तोलते हैं वो परिमाणवाचक, और जिनको हम संख्या में 1 2 3 काउंटिंग करके खरीदते हैं वो क्या है? संख्यावाचक। तो अनिश्चित संख्यावाचक में भी यही होता है कि बहुत, कुछ, कई, काफी, पर्याप्त, ठीक है। सार्वनामिक विशेषण, अभी तक आपने जाना था कि संज्ञा के स्थान पे सर्वनाम आता है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि संज्ञा तो होती ही है, संज्ञा से पहले सर्वनाम आ जाता है, और संज्ञा से पहले सर्वनाम आके संकेत करता है, तो उसे क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण। पुरुषवाचक सर्वनाम मैं, तुम, आप को छोड़कर शेष सर्वनाम जब किसी संज्ञा के पहले आते हैं। मैंने बताया ना, अभी तक आप जान रहे थे कि सर्वनाम क्या है? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किया जाता है, परंतु सर्वनाम का एक प्रकार है जो कि संज्ञा से पहले आके प्रयोग हो जाए तो वो क्या हो जाता है? सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। उसे क्या हम कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो वो क्या कहते हैं कि उसको छोड़कर शेष सर्वनाम जब किसी संज्ञा के पहले आते हैं तो वे सार्वनामिक विशेषण होते हैं। जैसे वह कलम, यह लड़का, तो कलम क्या है? संज्ञा, और वह क्या है? सर्वनाम। तो संज्ञा के पहले जब सर्वनाम आ जाए तो वो सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। कौन सी कमीज, कोई दवा, वह या कोई, कौन सा सर्वनाम जो है, परंतु इन रचनाओं में संज्ञा विशेष की विशेषता बताने के कारण विशेषणों का कार्य कर रहे हैं। कोई आदमी घर के बाहर खड़ा है, आदमी संज्ञा है, उसके आगे हमने कोई लगा दिया। वह लड़का कल नहीं आया था, लड़का संज्ञा है, और उसके आगे हमने वह लगा दिया, तो वो सार्वनामिक विशेषण हो गया, ठीक है। विशेषण में टिप्पणी क्या है? संबंध कारकीय रूप, मेरा, तुम्हारा, उसका सार्वनामिक विशेषण नहीं है। संज्ञा सर्वनाम के सभी संबंध कारकीय रूप विशेषण का प्रकार्य करते हैं, यह उसकी प्रकार्यात्मक विशेषण है। अब चलिए हम आगे पढ़ते हैं प्रविशेषण। विशेषण हमने बताया, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं, और जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं उसे प्रविशेषण कहते हैं। जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्रविशेषण कहते हैं। जैसे बहुत उद्दंड हो गया है वह की विशेषता बताई कि वो उद्दंड हो गया, इनडिसिप्लिन हो गया है, और बहुत इनडिसिप्लिन हो गया है तो उद्दंड की भी विशेषता बता दी गई कि बहुत। तुम बड़े दुर्बल लग रहे हो, तुम की विशेषता क्या है? दुर्बल, कि तुम पतले हो गए हो, और बड़े पतले हो गए हो तो पतले की भी विशेषता बता दी गई कि बड़े पतले हो गए हो। ताजमहल अत्यंत आकर्षक है, ताजमहल की विशेषता क्या है? आकर्षक और अत्यंत आकर्षक, यानी विशेषण की भी विशेषता बताई जाती है तो उसे प्रविशेषण कहते हैं। विशेषण के बारे में कुछ और, विशेषण शब्द संज्ञा बन जाते हैं। वाक्य में जब विशेषण के साथ विशेष ना हो तो विशेषण जातिवाचक संज्ञा हो जाता है, प्रायः बहुवचन में प्रयुक्त होता है। जैसे कोई ईमानदार आदमी चाहिए। अब ईमानदार जो है, कोई ईमानदार आदमी चाहिए, अब अमीर लोग सहायता करें। तो ईमानदार अमीर क्या है? ये विशेषण है
और यहाँ पर जब हम करते हैं ईमानदारों की कमी है तो ईमानदारों क्या हो गया, संज्ञा। अब अमीर सहायता करें तो यहाँ पे ये संज्ञा हो गया। तो वही विशेषण संज्ञा भी बन जाता है कब, जब विशेषण के साथ विशेष ना हो तो विशेषण जातिवाचक संज्ञा हो जाता है। अब इसका भी अभ्यास आप लोग को करने का है। अब हम आ गए क्रिया पे। क्रिया यानी वर्ब, एक्शन वर्ड, जो भी हम हंसना, रोना, गाना, चढ़ना, पढ़ना, खेलना, कूदना, ये सब क्या है, क्रिया है। इन वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। प्रधानाचार्य झंडा फहरा रहे हैं और बादल छा गए हैं। प्रत्येक वाक्य में रंगीन पद किसी काम के होने या किए जाने की सूचना दे रहे हैं। व्याकरण में इन्हें ही क्रियापद कहते हैं। जिस शब्द से किसी काम का होना या करना व्यक्त हो उसे क्रिया कहते हैं। यानी ऐसा शब्द जिससे ये पता चले कि आप क्या कर रहे हैं या आपने क्या किया, जिससे बोध हो, वो क्रिया कहते हैं। जिस शब्द से किसी काम का होना या करना व्यक्त हो उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे करण पढ़ता है, रूपा पढ़ रही है, आप भी पढ़ चुके हैं, अब मैं पढ़ूंगा। उपयुक्त वाक्यों में सभी रेखांकित पद क्रियाएं हैं। सब में एक शब्द मूल रूप में आया है, पढ़, वही धातु है। क्रिया मूल, क्रिया क्या है, तो क्रिया का जो मूल शब्द जो होता है ना, वो क्या होता है, धातु होता है। क्रिया की मूल धातु होती है। उसी से जैसे पढ़, पढ़ना, पढ़ता, पढ़ूंगा, पढ़ेंगे, बहुत सारे हम शब्द बना लेते हैं। धातु में ना जोड़ने पर जो रूप बनता है वही क्रिया का नाम है। जैसे पढ़ना, लिखना, उठना, बैठना, ये क्रियाएं हैं और ना हटा देने पर जो अंश बचता है वही धातु है। यानी ना लगा दो तो वो क्रिया है और ना हटा दो तो वो क्या है, धातु है। सैनिक आगे बढ़ रहे हैं तो बढ़ क्या है, धातु है और बढ़ना क्रिया है। मैं कविता लिखता हूँ, लिख धातु है और लिखना क्रिया है। समझ में आ गया। नाम धातु क्रिया। हिंदी में अधिकांश धातुएं मूल धातु हैं, किंतु कुछ धातुएं नाम यानी संज्ञा विशेषण से भी बनाई जाती हैं, उन्हें नाम धातु कहा जाता है। इसमें संज्ञा ही धातु बन जाती है। जैसे संज्ञा क्या हो जाती है, धातु बन जाती है। संज्ञा क्या है, दुख, दुखना, एक क्रिया हो गई कि दर्द हो रहा है, दुखना। आलस, अलसाना। चक्कर, चकराना। फटकार, फटकारना। रंग, रंगना। आपके मैं क्या कर, मैं चित्र रंग रहा हूं, या तो रंग का क्या हो गया, रंगना। रंग क्या था, संज्ञा था। हाथ, हथियाना। लात, लतियाना। ठीक है। अब विशेषण से कैसे बन जाता है, तो गरम है तो गरमाना, मैं दूध गरमा रही हूं, गरमाना। चिकना, चिकनाना। तोतला, तुतलाना। लंगड़ा, लंगड़ाना। अब क्रिया के भेद देखिए। क्रिया के कितने भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। जिसमें कर्म होता है उसे सकर्मक कहते हैं और जिसमें कर्म नहीं होता है उसे अकर्मक कहते हैं। सकर्मक, जिस क्रिया को वाक्य में कर्म की अपेक्षा आवश्यकता रहती है वह सकर्मक क्रिया होती है, यानी जिसमें कर्म रहता है। अध्यापक ने प्रस्ताव पढ़ा। क्या पढ़ा, प्रस्ताव। कर्म उपस्थित है इसलिए सकर्मक। किसी भी वाक्य पे जब हम क्या करके प्रश्न पूछेंगे, जो उत्तर मिलेगा तो वो क्या होता है, कर्म होता है। तो अगर वो उत्तर हमको मिल रहा है तो वह वाक्य सकर्मक है। अध्यापक ने प्रस्ताव पढ़ा तो हमने पूछा क्या पढ़ा, तो हमको आंसर मिला प्रस्ताव, यानी ये सकर्मक है। मैं लिख रहा हूं और मैं पूछूं क्या लिख रहा हूं तो कोई आंसर नहीं मिल रहा है। पत्र, पुस्तक, उत्तर कुछ भी नहीं है, तो कर्म की अपेक्षा है, इसलिए ये क्या हुआ, अकर्मक। यहाँ गलत छपा है, आप लोग यहाँ लिखना अकर्मक। ठीक है, कि मैं लिख रहा हूं, आपने पूछा क्या लिख रहा हूं तो कोई आंसर नहीं मिला। अगर आप ये सेंटेंस होता कि मैं पत्र लिख रहा हूं और पूछा जाता क्या लिख रहा हूं तो मिलता पत्र, तो ये सकर्मक होता। परंतु यहाँ हमको उत्तर नहीं मिला है तो ये क्या है, अकर्मक है। अन्य उदाहरण देखिए। बिल्ली दूध पी गई, दादाजी पढ़ रहे हैं।
बिल्ली क्या पी गई? तो दूध पी गई। और दादाजी पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? तो नहीं मिल रहा है। टकसाल में सिक्के बनते हैं, टकसाल में क्या बनता है? तो सिक्के बनते हैं। दादी सुन रही है, क्या सुन रही है? आंसर नहीं मिल रहा है। तो क वाला सकर्मक है और ख वाला अकर्मक है। अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं ये जान लो। जिन क्रिया को वाक्य में कर्म की अपेक्षा नहीं होती उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे श्रोता हंसे, क्या हंसे? नहीं मिला, कर्म अपेक्षित नहीं है, इसलिए ये अकर्मक है। अन्य उदाहरण, वंदना कोलकाता गई है। कहाँ गई है? तो कोलकाता गई है और मैं मथुरा से आया हूँ। विकास भुवनेश्वर की ओर मुड़ा। बच्ची सो रही है, आप क्यों हंस रहे? ऊपर के वाक्यों में कर्म संभव ही नहीं है, इसलिए ऐसी क्रियाएं अकर्मक कही जाती हैं। बच्ची सो रही है, वे क्वेश्चन पूछे क्या सो रही है? कबूतर उड़ रहा है। तो क्या उड़ रहा है? कबूतर का क्या उड़ रहा है? तो वो अपने को आंसर नहीं मिलेगा, तो क्या है? अकर्मक कही जाएंगी। कबूतर उड़ गया, ठीक है। अकर्मक क्रिया का सकर्मक प्रयोग, जो अकर्मक क्रिया है उसका सकर्मक प्रयोग क्या होगा? वाक्य में अकर्मक क्रिया के साथ सही क्रिया से निष्पन्न या सजातीय कर्म हो तो वह उस वाक्य में सकर्मक बन जाती है, उसे अकर्मक क्रिया का सकर्मक प्रयोग कहेंगे। समझ में आया? वाक्य में अकर्मक क्रिया के साथ उसी क्रिया से निष्पन्न या सजाती, माने उसी के जाति के कर्म हो तो वह उस वाक्य में सकर्मक बन जाती है, उसे अकर्मक क्रिया का सकर्मक प्रयोग कहेंगे। शीला अपना ही रोना दुखड़ा रोती है। दुखड़ा क्या है? कर्म है। शीला अपना ही रोना या दुखड़ा रोती है, तो दुखड़ा क्या है? कर्म है। मैं 100 मीटर की दौड़ दौड़ूंगा। दौड़ क्या है? कर्म है। वह बड़ी डरावनी हंसी हंसा। हंसी क्या है? कर्म है। द्विकर्मक क्रिया, कभी कभी ऐसा भी होता है, कोई वाक्य ऐसा होते हैं जिसमें कि दो कर्म वाली क्रिया, कभी कभी सकर्मक क्रिया वाले वाक्यों में 2 कर्म उपस्थित होते हैं, उन्हें द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। माँ ने साड़ी दिखाई। माँ ने चाची को साड़ी दिखाई। दिखाना क्या हुआ? क्रिया। तो माँ ने और चाची को साड़ी दिखाई। कृष्ण ने किराएदार को मकान दिखाया। तो एक क्रिया के 2 कर्म हैं, तो वहां पे क्या हो जाता है? द्विकर्मक। अब क्रिया के अन्य भेद, मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। नदी नीचे की ओर बहती है। बहना क्या है? क्रिया है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। कर जो है करना कुछ भी क्रिया है। मजदूरनी पत्थर तोड़ रही थी। सभी क्रियापदों की रचना 2 अंशों के मिलने से होती है। जैसे उपयुक्त क्रियाओं में वाक्यों के सामने कोष्टक में दी गई क्रियाएं मुख्य क्रिया है, यही मुख्य अर्थ का बोध कराती हैं। इसके क्रियापद में जो भी शेष बचता है वह सहायक क्रिया कहलाती है। यानी बहता है उसके साथ क्या है? बहना क्रिया है और बहती है, तो ये है क्या है? वो सहायक क्रिया है। कर रहा है, तो रहा है क्या है? वो सहायक क्रिया है। तोड़ रही थी, तो तोड़ना क्या है? क्रिया है। रही थी सहायक क्रिया है। समझ में आ गया? अब अगला पॉइंट क्या है? प्रेरणार्थक क्रियाएं, नहीं रंजक। ख नंबर, रंजक क्रिया। वाक्य में क्रियापद जो होता है 2 क्रियाओं से बना होता है। पहली क्रिया अपना कोशीय अर्थ देती है और दूसरी उसे विशेष छांट देती है। दूसरी क्रिया को रंजक क्रिया कहते हैं। पहली क्रिया क्या देती है? कोशीय अर्थ,
यानी कि शब्दकोश में जो अर्थ लिखा है उस अर्थ को बताती है। और दूसरी क्रिया ऐसी भी होती है जो कि उसको विशेष छटा देती है या व्याकरणिक रूप देती है, तो उसे हम रंजक क्रिया कहते हैं। पिताजी घर आ गए हैं। आ का अर्थ क्या है? आना। और गए का अर्थ है पूर्णता, यानी पूरी तरह वो घर आ गए हैं। एक पत्र लिख दीजिए। लिख का अर्थ है लिखना और दीजिए का अर्थ है अनुरोध। ध्यान दें, मामा जी आ गए इस वाक्य में दो धातुएं हैं, आ और गए। आ मतलब आना और गए मतलब होता है जाना। ठीक है, तो आ और गए दो धातु हैं। इस वाक्य को सुनकर आप क्या समझेंगे? मामा जी आए या गए? स्पष्ट है कि पहली क्रिया वास्तविक अर्थ दे रही है, यानी आने का जो आ है वो वास्तविक अर्थ दे रही है, किंतु दूसरी क्रिया निरर्थक नहीं है। वह बता रही है कि मामा जी निश्चित रूप से आ गए हैं, आने की क्रिया पूरी हो गई है। तो इस प्रकार संयुक्त क्रिया में पहली क्रिया तो वास्तविक कोशीय अर्थ, यानी कि शब्दकोश में जो उसका अर्थ दिया गया, आ का अर्थ है आना, वो बता रही है, कोशीय अर्थ देती है। और दूसरी क्रिया उस अर्थ को विशेष अर्थ या छवि शेड प्रदान करती है। पहली क्रिया को हम मूल क्रिया और दूसरी को रंजक क्रिया कहते हैं। ठीक है, दूसरी क्रिया को जो गए को क्या बोलेंगे? रंजक क्रिया। आ गए, तो आ का अर्थ है शाब्दिक रूप से जो शब्दकोश में है आना, और गए का अर्थ होता है जाना। तो मामा जी आ गए या कि चले गए, पर सेंटेंस क्या है कि वो सचमुच पूरी तरह से आ गए। तो पहला जो क्रिया है वो शाब्दिक अर्थ दे रहा है, ठीक है, और दूसरा जो है वो रंजक क्रिया कहलाएगा। प्रेरणार्थक क्रिया, जब कर्ता स्वयं काम न करके दूसरों से करवाता है तो उस क्रिया को प्रेरणार्थक क्रिया कहा जाता है, यानी जो प्रेरणा बनता है। जैसे खुद काम ना करके जब आदमी दूसरों से करवाता है तो उसे क्या कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। बच्चा दूध पीता है, सामान्य मूल क्रिया। और शशि ने पूरियां बनाई, मूल क्रिया। माँ बच्चे को दूध पिलवाती है और शशि ने पूरियां बनवाई, यानी शशि ने एक प्रेरणा दी दूसरे को पूड़ी बनाने के लिए, तो ये प्रेरणार्थक क्रिया हो गई जो दूसरों से कराई जाए। क्रिया का पूर्वकालीन रूप कभी कभी वाक्य में कर्ता के द्वारा एक क्रिया को पूरा करके दूसरी क्रिया करने का संकेत होता है। क्रिया का पूर्वकालीन रूप यानी पहले का रूप कभी कभी क्या होता है, वाक्य में कर्ता के द्वारा एक क्रिया को पूरा करके दूसरी क्रिया करने का संकेत होता है। जैसे मैं खाना खाकर काम पर गया, यानी एक खाना खाने की क्रिया कर लिया और फिर काम पर गया, दूसरी क्रिया चालू कर दी। शलभ ने पुस्तक पढ़ा, लेख लिखा, पुस्तक पढ़ लिया फिर लेख लिखा। तो उपयुक्त वाक्यों में रेखांकित अंश पूर्वकालीन क्रिया कहे जाते हैं। वास्तव में ये क्रिया के पूर्वकालिक कृदंत रूप हैं, क्रिया नहीं। पूर्वकालिक रूप बनाने के लिए जो क्रिया पूर्ण हो गई है उसके साथ कर करके लगा दिया जाता है। जो पूरी हो गई है उसके साथ क्या लगाते हैं? कर, और करके लगा दिए जाते हैं। मिश्र क्रिया, कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जो संज्ञा या विशेषण के साथ मुख्य रूप से कर या हो क्रिया जोड़कर बनती हैं। दूसरे अंशों को क्रिया कर कहा जाता है। स्मरण, तो स्मरण क्रिया क्या है? कर, स्मरण करना। संज्ञा है स्मरण और क्रिया कर है कर, तो स्मरण करना मिश्र क्रिया हो गया। स्मरण हो, स्मरण होना। दर्शन कर, दर्शन करना। दर्शन हो, दर्शन होना। समझ में आ गया? अब इसके भी आप एक्सरसाइज करेंगे। अब इसके बाद बचा है अपना काल। अब अगले वीडियो में हम काल, वाच्य और जो भी टॉपिक बचे हैं वो पढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।